हाय दोस्तों, कैसे हैं? आइए, मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल में एक महत्वपूर्ण अध्याय बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर पे हम बात करने वाले हैं। इस अध्याय से भी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि हमें कंफ्यूज करते हैं। हम नहीं कहते कि आपको याद नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसा टॉपिक उभर कर सामने आता है जो कि हमें परेशान कर सकता है। तो आइए हम इस अध्याय में उन सारे टॉपिक को जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उनको हम एक एक करके परत दर परत देखने वाले हैं। और हर बार जैसा मैं कहता आया हूं कि रटना नहीं है, सिर्फ समझना है और उसे लंबे समय तक याद रखना है, क्योंकि आप रट कर किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। आप रट कर छोटा मोटा एग्जाम तो जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन यदि आपको लोक सेवा आयोग जैसे यूपीएससी जैसे एग्जाम को फाइट करना है तो दोस्तों आपको समझना है। तो आइए उसी कड़ी में हम कोशिश करते हैं कि बिना रटे, बिना किसी लाग लपेट के उन सारे मुद्दों को कैसे हमें याद करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर को हम एक एक करके देखते हैं। आप हेडिंग में देख पा रहे हैं बाघ परियोजना, जिसे हम प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों एक एक करके आप मन में प्रश्न कीजिए और उनका जवाब ढूंढने का प्रयास कीजिए। कोशिश करते हैं हम भी अपने हिसाब से प्रश्न को उभारते हैं और उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई दोस्तों, बाघ परियोजना का इंग्लिश रूपांतरण प्रोजेक्ट टाइगर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए इस टाइगर शब्द से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अब पहला टॉपिक बन पाता है कि इस टाइगर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। ठीक है, अब जैसे टाइगर शब्द की उत्पत्ति, टाइगर शब्द की उत्पत्ति। दोस्तों हम आप जानते हैं कि परीक्षाओं में प्रश्न का स्टैंडर्ड चेंज होता जा रहा है और हम ये मानते हैं कि परीक्षा बहुत वास्ट होता जा रहा है। नहीं दोस्तों, सिर्फ आपको घुमा कर पूछा जाता है। जो आपको सीधा पूछना चाहिए उसको थोड़ा सा घुमा के पूछता है, तो हम आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए प्रश्न कैसे पूछता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। टाइगर शब्द चूंकि बाघ का अंग्रेजी रूपांतरण टाइगर है। अब आपको पूछ देगा परीक्षा में कि टाइगर शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है। तो इसका जवाब है, पहले इस तरह देख लीजिए, ग्रीक भाषा के टिग्रिस शब्द से, टिग्रिस शब्द से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां पे टिग्रिस एक और भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक नाम है। जैसे यहां बाघ शब्द की उत्पत्ति टिग्रिस शब्द टाइगर शब्द से हुई और टाइगर शब्द की उत्पत्ति जो है कि टिग्रिस शब्द से हुई है। लेकिन विश्व में एक नदी भी है जिसको टिग्रिस नदी के नाम से जानते हैं, और वो नदी कहां है हम आप जानते हैं, इराक में। ठीक है, और इराक का एक जो है कि महत्वपूर्ण शहर है बगदाद, जो कि टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। तो यहां नोट पर आप दे सकते हैं, नोट पर यहां पे नोट लिखिए और इस तरह कर दीजिए, बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। यह भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए टिग्रिस शब्द से आपको इनडायरेक्टली एक और जीके तैयार हो गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक यह बनता है बाघ से
कि देखिए एक प्रश्न पूछ देगा, विश्व का सबसे पसंदीदा जानवर का नाम क्या है, यह प्रश्न पूछ देगा। तो दोस्तों बेझिझक बताना है कि विश्व का सबसे पसंदीदा जानवर जो है वह बाघ है, यानी टाइगर। क्लियर। अब देखिए परीक्षा में प्रश्न घुमा देता है, यहां तो हम आप सीधा जान रहे हैं कि बाघ विश्व का सबसे पसंदीदा जानवर है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा दायरा चेंज करेगा कि किसने कहा कि विश्व का सबसे पसंदीदा जानवर बाघ है, तो वो आपको ये जान लेना है। और एनिमल प्लेनेट की रिसर्च, ये कौन बताता है दोस्तों? एनिमल प्लेनेट एक संस्था है जो कि इस तरह का रिसर्च करती है। तो उसने पाया कि बाघ जो है विश्व का सबसे पसंदीदा जानवर है। अब देखिए यहां पे परेशान नहीं होना है, ये नाम इजी है। बाघ क्या है? एनिमल है, जानवर है। और एनिमल शब्द से ही एक संस्था का निर्माण किया गया है और वो है एनिमल प्लेनेट। तो आई होप कि आपको यह शब्द याद हो गया होगा। फिर से प्रश्न अगर पूछ दे कि किस संस्था या किस रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि बाघ विश्व का सबसे पसंदीदा जानवर है, तो वो हो गया एनिमल प्लेनेट के रिसर्च के हिसाब से। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, चूंकि हम भारत के भूगोल में बाघ परियोजना की हम बात कर रहे हैं और इसको हम थोड़ा वर्ल्ड से जो है कि तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, विश्व के साथ इसको जोड़कर देखेंगे। ठीक है, अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहां तक तो सिर्फ बाघ के बारे में हुआ, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भारत में स्टार्ट होता है 1972 ईस्वी में। चूंकि भारत में जब जो महसूस हुआ उस तरह का हमने कदम बढ़ाने का प्रयास किया है। तो साल 1972 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम बाघों की गणना की गई। ऐसा तो समय के साथ आप देखेंगे कि अब वर्तमान में अब बकरी, मुर्गी, इस तरह के जो है कि जीवों की भी गणना की जाने लगी है और वो समय की जरूरत भी है। ठीक है, अब एक समय ऐसा आ रहा है, क्योंकि ये विश्व भूगोल की बात है, हम परीक्षा के दृष्टिकोण से ही देख रहे हैं कि कीट पतंग का छोटे छोटे, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते, उनका भी अध्ययन किया जाता है। और अगर आप जो है कि केमिस्ट्री के विद्यार्थी हैं तो बखूबी आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो प्रश्न बनकर सामने आता है, भारत में बाघ की गणना सर्वप्रथम कब की गई, ये आपसे प्रश्न पूछे थे। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने कहा कि 1972 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम जो है कि बाघों की गणना की गई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे थोड़ा सा और ध्यान से सुनते हैं। 1972 ईस्वी में बाघों की गणना की गई तो यह पाया गया कि बाघ के जो है कि सामने, बाघ के सामने एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। वो अब विलुप्ति की कगार पे जा रहा है। और विलुप्ति आप समझ पा रहे हैं कि बड़े पैमाने पर बाघों का शिकार किया जाने लगा और उनकी तस्करी भी की जाने लगी और वो इस तरह उनका खात्मा होने लगा कि अगर उस पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई, कोई ठोस पहल नहीं किया गया, तो बहुत करीब, अनकरीब ही बाघों का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। जिससे हम बहुत सारे जीवों को देखते हैं कि जिसे सिर्फ हम किताबों में तस्वीर के रूप में देख पा रहे हैं। और आने वाले 30-40 साल के बाद कहीं ऐसा ना हो कि जिसे हम देख पा रहे हैं हमारी आने वाली पीढ़ियां नहीं देख पाए।
तो हमारा यह दायित्व बनता है कि जो चीजें हमने पाई है उसे हम आगे आने वाली पीढ़ी को भी सुपुर्द कर दें। तो बाघ उनमें से एक है जो विलुप्त होने के कगार पे आ गया। तो समझ पा रहे हैं? तो अगले ही वर्ष बाघों के लिए एक परियोजना का प्रारंभ किया गया। क्लियर? यानी 1973 ईस्वी में। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ। आइए, तो हमने क्या पाया? 1972 ईस्वी में बाघों की गणना की गई और अगले ही वर्ष यानी 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना की शुरुआत कर दी गई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1972 ईस्वी में गणना की जाती है और एक वर्ष बाद ही यानी अगले ही वर्ष एक साल के अंदर बाघ परियोजना की शुरुआत की जाती है, जिसे हम टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे हम बाघ रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर आपसे इस तरह बाघ परियोजना न देके अगर पूछ दे बाघ रिजर्व, क्लियर? यहां अगर पूछ दे बाघ रिजर्व, भारत में बाघ रिजर्व का प्रारंभ कब किया गया, तो जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? 1973 ईस्वी में। अब यहाँ पे रुकिए, आगे नहीं बढ़ते हैं। अब यहाँ से कई सारे प्रश्न उभर कर सामने आते हैं, उसको हम एक एक करके देखते हैं। पहला तो यह हो गया कि प्रारंभ 1973 ईस्वी में किया जाता है। अब इसके लिए भाई कोई तो जगह चूज किया होगा। इनडायरेक्टली सोचिए, कोई परियोजना, कोई कंस्ट्रक्शन अगर स्टार्ट होता है तो कोई जगह निर्धारित किया जाता है। तो इसके लिए भी एक जगह को चुना गया। तो यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए अगर आपसे पूछा जाए स्थान या स्थल, कौन से स्थल को इसके लिए चूज किया गया, तो देखिए इसका जवाब होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है कि को पहला बाघ रिजर्व के रूप में चुना गया। यहां पे प्रश्न पूछ देगा, देखिए 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना या बाघ रिजर्व की स्थापना की गई या शुरुआत की गई। तो प्रश्न यहां थोड़ा सा घुमाएगा कि बाघ रिजर्व के अंतर्गत आने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आप देख पा रहे हैं कि स्थान कौन सा चुना गया है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। तो आप समझ पा रहे हैं कि पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसमें बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। तो आपका जवाब क्या होगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब अगर इससे पूछ दे, पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय उद्यान पर विस्तार से बात किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है दोस्तों, आप देखिए, बड़ा मजा आएगा और आप पाएंगे कि बहुत सारे प्रश्न जो कंफ्यूजन पैदा करता है वो सोल्व होता दिखेगा। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? वो है उत्तराखंड में। और एक बात जान लीजिए कि यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ भी बहुत सारा जो है कि टॉपिक उभर कर सामने आता है कि इसका पुराना नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क है ना। उसके बाद जो है कि वर्तमान में इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। अब आइए और दूसरा प्रश्न यह उभर कर सामने आता, देखिए 1973 ईस्वी में और भी आता है, जैसे इसमें सहायक कौन है या सहायता कौन कर रहा है भारत सरकार को। ये 1973 ईस्वी में जो प्रारंभ किया गया बाघ रिजर्व, इस कार्य में भारत सरकार को मदद कौन करता है। इसके लिए हम आपसे कहेंगे कि एक वीडियो हमने अपलोड किया है IUCN की रेड डाटा, क्लियर, उसमें हमने विस्तार से बताया है। हम अगर आपने देखा है तो समझ पा रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो
इस कार्य के लिए बाघ परियोजना में जो भारत सरकार कोई मदद करता है या फिर 1973 ईस्वी में जो बाघ रिजर्व की शुरुआत की गई या स्थापना की गई, इस कार्य में जो मदद कर रहा है वो विश्व की एक जो प्रसिद्ध संस्था है वो है WWF, जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। अब इसका देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा, इस शॉर्टकट नाम हो गया WWF। अब इसका फुल फॉर्म आप याद रख लीजिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अगर आप इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, विश्व वन्य जीव कोष, ये इसका हिंदी अनुवाद है। बाघ परियोजना में जो मदद करता है, सहायता करता है, वह WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के थ्रू जो है कि सहायता मिलती है, जिसको हिंदी में विश्व वन्य जीव कोष कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, यह किसकी सहायक संस्था है। तो यह दोस्तों जान लीजिए, यह IUCN की सहायक संस्था है। IUCN जो रेड डाटा सूची जारी करती है उसमें यह महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। ठीक है, उसके अधीन बहुत सारी संस्थाएं हैं, IUCN के अधीन बहुत सारी संस्थाएं हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण संस्था है WWF। इसको अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं तो दोस्तों IUCN, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि IUCN की जो लाल सूची है उस वाले वीडियो को आप देखिए। ये WWF और IUCN का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा यहाँ। चूंकि हम बाघ परियोजना को समझ रहे हैं, उसमें हमको यह जरूरी था कि बाघ परियोजना में जो मदद कर रहा है वो WWF कर रहा है और वह IUCN की सहायक संस्था है। यहां सिर्फ इतना जानना है, ठीक है। अब आइए एक चीज और जानते हैं, ये तो सहायता कर लिया, अब एक और है कि इसका नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो बहुत मजेदार है। पहले नाम सुन लीजिए कि भारत सरकार ने बाघ परियोजना पे काम करना शुरू अनायास नहीं किया। इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत हृदय वाले या फिर कहें बहुत ही बड़े पशु प्रेमी या फिर कहें बाघ प्रेमी, जिन्होंने भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि बाघों को अगर सुरक्षा न दी गई तो बहुत निकट समय ऐसा आएगा कि बाघ का सृष्टि से समापन निश्चित है। तो और वो नाम है कैलाश सांखला। ठीक है, वो राजस्थान के रहने वाले हैं और उनको जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उनके इन्हीं लगन और मेहनत या फिर कहें कार्य को ध्यान में रखते हुए या फिर उनको सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने 1992 ईस्वी में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। तो इनको अगर आपने देख लिया तो नेतृत्व में देख लीजिए कई चीजें ऊपर कर सामने आया। क्या नाम है उनका, कैलाश सांखला। अब पूछ देगा कि कैलाश सांखला को इतिहास में जो है कि किस नाम से जानते हैं, तो भाई उसको जो है किस नाम से जानता है भैया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत का टाइगर मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, वो है कैलाश सांखला। और ये कहां के रहने वाले थे भैया, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी प्रश्न हमारी नजरों से छूटने न पाए। हम नहीं कहते आपको रटना है, बल्कि कहानी की तरह समझना है, क्योंकि जो चीज आप कहानी की तरह समझेंगे वो लंबे समय तक याद रहेगा। अब राजस्थान के रहने वाले कैलाश सांखला है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कैलाश सांखला को कौन सा अवार्ड मिला, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इनमें से कौन सा अवार्ड मिला है, तो जैसा अभी हमने बताया इनको कौन सा अवार्ड मिला, इनको अवार्ड मिला है
पद्मश्री अवार्ड मिला है। और वो कब मिला है दोस्तों? 1992 ईस्वी में। क्यों मिला है आप समझ गए। तो दोस्तों हम चाहेंगे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिखना चाहें लिख लें, क्योंकि अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी और आगे जाना। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो प्रश्न उभर कर सामने आता है। प्रश्न यह पूछता है कि भारत में बाघ रिजर्व या बाघ संरक्षण उद्यान की संख्या को लेकर प्रश्न आता है। तो इसमें थोड़ा सावधान रहना है। संख्या इस तरह नहीं पूछेगा, परीक्षा में ये इस तरह पूछ देगा कि प्रारंभ में भारत में कितने बाघ रिजर्व थे, या फिर इस तरह पूछ सकता है बदल के कि वर्तमान में भारत में कितने जो है कि बाघ रिजर्व हैं। तो देखिए इस तरह हमने यह लिखा है कि भारत में बाघ रिजर्व की संख्या। अब यहां इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो हम देखेंगे कि प्रारंभ में जो बाघ रिजर्व था कितना था। प्रारंभ में दोस्तों 9 बाघ रिजर्व था, और वर्तमान में इस तरह पूछ देगा वर्तमान में कितने बाघ रिजर्व है। तो दोस्तों जान लीजिए 50 बाघ रिजर्व या बाघ, यहां देख सकते हैं बाघ रिजर्व या बाघ संरक्षण उद्यान, कुछ भी देखे, बाघ रिजर्व या बाघ संरक्षण उद्यान। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया, अब कंफ्यूजन नहीं होंगे कि प्रारंभ में भारत में कितने जो है कि बाघ रिजर्व थे। तो 9। आप कंफ्यूज हो इससे पहले हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि बाघ रिजर्व की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान से की गई? वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। लेकिन 1973 ईस्वी में, चूंकि पहला राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे कि बाघ रिजर्व के अंतर्गत आने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन 1973 ईस्वी में ही वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अलावे 8 और राष्ट्रीय उद्यान का चयन किया गया। तो कंफ्यूजन नहीं होंगे। प्रारंभ में कितने थे बाघ रिजर्व की संख्या? 9। और वर्तमान में कितने बाघ रिजर्व की संख्या है? वो है 50। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा और जानकारी हम बढ़ाते हैं कि वर्तमान में 50 बाघ रिजर्व है, और ये डाटा है, जान लीजिए दोस्तों 2016 ईस्वी तक का, और अभी तक कोई इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। ठीक है, और ये डाटा जो 9 है वो कब का है दोस्तों? 1973 ईस्वी का। क्लियर? 50 बाघ रिजर्व है वर्तमान में। अब देखिए प्रश्न कैसे बनता है कि आपसे प्रश्न इस तरह पूछ देगा कि वर्तमान में कितने राज्यों में बाघ रिजर्व अवस्थित है। तो आप जान लीजिए वर्तमान में राज्य अगर पूछ दे राज्यों की संख्या कितनी है, तो राज्यों की संख्या दोस्तों कितनी है? 18 राज्य। यही नहीं रुकना है, अब पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के क्षेत्रफल का कितना % बाघ रिजर्व के अंतर्गत आता है। तो 18 राज्य है। क्लियर? अगर पूछा जाए क्षेत्रफल अगर पूछा जाए कि बाघ रिजर्व जो 50 है या कुल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो दोस्तों यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। उनकी संख्या है 2.09% भारतीय क्षेत्रफल का जो हिस्सा है वो बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है, और ये कब का है? 2016 ईस्वी तक का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए परीक्षा में कई बार आता है, जैसे 2.09 नहीं पूछकर
0.01% भी कई कई जगह आता है। तो आप ऑप्शन देखकर घबराएंगे नहीं, लेकिन अगर इन दोनों में से आपको प्रेफर देना है, चूज करना है, तो पहला आप 2.09% को याद रखिए। ठीक है, यह क्या है? भारत के संपूर्ण भूमि का क्षेत्रफल, भारत की भूमि का क्षेत्रफल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो रही काम की बात, हमने क्या बताया कि वर्तमान में भारत में बाघ रिजर्व की संख्या कितनी है? 50 है। ये 50 आपको किसी भी कंपटीशन के बुक में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। यहां जो हम देखने वाले हैं उन टॉपिक्स को, उन 50 बाघ रिजर्व में से उन सारे नामों को देखने वाले हैं जो विशेष स्थान रखता है या जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाने की संभावना रखता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसे प्रश्न जो उभर कर सामने आएगा वो हम एक एक करके हम देखेंगे। जैसे देखिए, अब अगर पूछ दे भारत का पहला बाघ रिजर्व कौन सा है, तो अभी आप देखेंगे, हमने कई बार रिपीट किया कि बाघ परियोजना के अधीन आने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? तो वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यहां तक कोई दिक्कत नहीं कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राष्ट्र जो है कि बाघ रिजर्व कौन सा है, उसको भी देख लेते हैं, जो परीक्षा में पूछा जाता है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व या बाघ परियोजना अगर आपसे पूछ दे, दो तरह का, सबसे बड़ा पूछ देगा, सबसे छोटा पूछ देगा, तो सबसे बड़ा बाघ रिजर्व या बाघ परियोजना कौन सा होगा? वो है दोस्तों नागार्जुन सागर। अब नागार्जुन सागर सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। अब इससे देखिए इनडायरेक्टली प्रश्न बनता है, या फिर कहें आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में बाघ जो अभ्यारण्य है वह कहां स्थित है, तो वो है दोस्तों नागार्जुन सागर। कहां स्थित है दोस्तों? ये याद रख लीजिए, आंध्र प्रदेश में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरह ये सबसे बड़ा हो गया। अब सबसे छोटा अगर कह दे, सबसे छोटा बाघ परियोजना क्षेत्र या बाघ रिजर्व कौन सा है, तो यहां पे थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। पहले हम लिख लेते हैं वो कौन सा है, पेंच। और पेंच में आपको हर हाल में याद रखना है महाराष्ट्र। क्योंकि पेंच बाघ रिजर्व जो है 50 में 2 ठो है। अब इनको इस तरह समझिए, 2 राज्यों में पेंच के नाम से बाघ रिजर्व स्थित है, एक है मध्य प्रदेश में, दूसरा है महाराष्ट्र में। क्लियर? तो पेंच आपको कंफ्यूज ना करे, इसलिए आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र वाले पेंच की बात की जा रही है, जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा बाघ रिजर्व है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आइए देखते हैं, यह हो गया। अब प्रश्न यह पूछ देगा कि भारत के में या कहें भारत में सबसे अधिक ऊंचा या सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व कौन सा है, यह प्रश्न पूछ देगा। भारत में सर्वाधिक ऊंचा
बाघ रिजर्व कौन सा है? सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व कौन सा है? तो ये देख लीजिए, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज पैदा हो सकता है। वो कंफ्यूज ये पैदा हो सकता है, यहां देखिए हमने क्या लिखा, भारत में सर्वाधिक ऊंचा या सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व वो कौन सा है? देख लीजिए, पहले नाम लिख लेते हैं, नाम दफा बाघ रिजर्व, बाघ रिजर्व, और वो कहां है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। अब यहां थोड़ा सा हमको जो एक्स्ट्रा जानना है, क्योंकि हमारा हर बार कहते हैं कि बहुत सारे प्रश्न जो इनडायरेक्टली भी हमको याद रखना है। सबसे ऊंचा भारत में है, लेकिन ये नाम दफा जो बाघ अभयारण्य है या फिर कहें बाघ रिजर्व स्थल है, यह सिर्फ भारत में नहीं विश्व में सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व है। तो कई बात इसमें जानने को मिल गया। यह क्या है? विश्व में सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व है। दूसरा क्या जानना है? यह भारत का नहीं, सेंटेंस अपना अपना लिखना है, भारत में सबसे पूर्व में स्थित है बाघ रिजर्व। अब देख रहे हैं कि नाम दफा बाघ रिजर्व से कई सारे प्रश्न पूछे कि यह विश्व का सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व है। अगर सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व विश्व में है तो भारत में भी सबसे ऊंचा ही बाघ रिजर्व होगा। दूसरा, यह कहां स्थित है? यह है अरुणाचल प्रदेश में, चूंकि आंध्र प्रदेश कंफ्यूज कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में। और यह क्या है कि भारत के सबसे पूर्व में स्थित बाघ रिजर्व है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यह क्या है कि भारत के सबसे पूर्व में स्थित बाघ रिजर्व तो है ही, तो आप देख पा रहे हैं कि भारत के सबसे पूर्व में स्थित राज्य भी कौन सा है? वो है अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व क्लियर हो गया। हम चाहेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिखना चाहें लिख सकते हैं, अभी और भी बढ़ना है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि भारत का दक्षिणतम बाघ रिजर्व कौन सा है। तो दोस्तों जान लीजिए कि भारत का दक्षिणतम मतलब सबसे दक्षिण में स्थित बाघ रिजर्व की बात की जा रही है। तो इनका नाम याद रख लीजिए, कालकड मुंडन थुरई बाघ रिजर्व जो है भारत के सबसे दक्षिण में अवस्थित बाघ रिजर्व है। और यह स्थित है दोस्तों, चूंकि भारत के सबसे दक्षिण में स्थित राज्य कौन सा है? वो है तमिलनाडु। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए अब और चीज जानते हैं कि सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला बाघ रिजर्व, ये भी प्रश्न जान लेते हैं। सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला बाघ रिजर्व, यहां पे दोस्तों कंफ्यूज मत होइए, मेरा कहने का मतलब है वह कौन सा बाघ रिजर्व है जहां सबसे सघन बहुत ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो है दोस्तों काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है। और यह जान लीजिए एक सींग वाला जो गैंडा होता है उसके लिए भी यह फेमस है। तो चूंकि हम बाघ परियोजना को क्लियर कर पा रहे हैं तो उसको देखना है। काजीरंगा कहां स्थित है दोस्तों? असम में। यहां तक
कोई दिक्कत नहीं। और यह जो है कि पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य है उसमें सबसे ज्यादा बाघ असम में ही पाया जाता है। क्लियर? यहां कंफ्यूजन देख लीजिए, क्योंकि हमने ना भारत लिखा है ना विश्व लिखा है, तो याद रख लीजिए, कॉमन चीजें याद रखना है। ये सर्वाधिक बाघ घनत्व जो लिखा है ना, ये भारत में भी है, स्थान बनाता है, और यह विश्व में भी स्थान बनाता है। इस तरह प्रश्न पूछ दे कि विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला बाघ रिजर्व कौन सा है, तो वो काजीरंगा असम है। और भारत तो हो ही जाएगा, जब विश्व में है तो भारत हो ही जाएगा। क्लियर? अब आइए देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए, चूंकि ये विश्व में नाम आ गया सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला, तो विश्व में सर्वाधिक बाघ कहां पाया जाता है, ये भी प्रश्न पूछ देगा। विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व, या बाघ घनत्व नहीं पूछ दे, या बाघ की संख्या, कुछ भी पूछ दे, बाघ घनत्व भी पूछ दे, संख्या भी पूछ दे, कि विश्व में सर्वाधिक बाघ किस देश में पाया जाता है, वो देश कौन सा है दोस्तों? जानकर बहुत खुशी होगी कि वो देश अपना ही है, भारत, जहां विश्व की 70% बाघ पाया जाता है। अब आप जान रहे हैं कि 2/3 बाघ कहां पाया जाता है विश्व में? भारत में। भारत में पूछ दे कि भारत में सबसे ज्यादा बाघ कहां पाया जाता है, और वो पाया जाता है मध्य प्रदेश में। वहां भी करीब करीब 70% बाघ पाया जाता है। कंफ्यूज मत होइए, विश्व की 2/3 जो है कि बाघ भारत में पाया जाता है, और भारत में जितना बाघ पाया जाता है उसका 2/3 आबादी जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसलिए मध्य प्रदेश को जो कहा जाता है, वो कहा जाता है, उसको एक उपनाम दिया गया है, टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट। प्रश्न पूछ देगा कि टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, तो वो है मध्य प्रदेश में। और अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो जरूर याद होगा, वरना कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए और जान लेते हैं। अब मध्य प्रदेश में चूंकि भारत में सबसे ज्यादा बाघ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में चूंकि जब हम बाघ को समझ रहे हैं, तो उसमें ही हमको समझना है कि मध्य प्रदेश में ही मोगली उत्सव का आयोजन किया जाता है। मोगली उत्सव जो है कि नवंबर माह में आयोजन किया जाता है। नवंबर माह में इसका आयोजन किया जाता है। अब प्रश्न पूछ देगा कि मोगली उत्सव का संबंध किससे है, या इसका उत्सव क्यों मनाया जाता है, तो इसका जवाब इस तरह होगा, जंगली जीवों के प्रति अपनत्व का भाव जगाना। यह मोगली उत्सव का आयोजन हर वर्ष नवंबर माह में किया जाता है, और खासकर ये बच्चों को फोकस किया जाता है कि बच्चों को, चूंकि बच्चे ईश्वर का वो रूप है जिसको आप जिस रूप में ढालेंगे आगे बढ़कर वो उसी रूप में होगा। वही बच्चे हैं बड़े होकर ओसामा बिन लादेन बना है, और वही बच्चे हैं बड़े होकर एपीजे अब्दुल कलाम भी बना है। हालांकि दोनों वर्तमान में जीवित नहीं है, लेकिन एक बात समझाने के लिए हमने ये कंपेयर किया। ओसामा बिन लादेन आप समझ पा रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी, और हम एपीजे अब्दुल कलाम विश्व का सबसे बड़ा कहें या विश्व का मोस्ट पावरफुल वैज्ञानिक, और भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो एक साथ राष्ट्रपति भी रहे
और देश के वैज्ञानिक भी रहे, उस पर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल जान लीजिए मोगली महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, मध्य प्रदेश में कब किया जाता है, नवंबर माह में। किस लिए किया जाता है? लोगों में, खासकर बच्चों में जंगली जीवों के प्रति, पशुओं के प्रति, जानवरों के प्रति प्रेम भाव पैदा करना। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टाइगर स्टेट किसे कहा गया? मध्य प्रदेश को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि भारत में विश्व का सबसे ज्यादा बाघ पाया जाता है, इसलिए यहां पर एक चीज जान लीजिए कि भारत में बाघ वर्ष किसे घोषित किया गया। भारत में बाघ वर्ष कब घोषित किया गया? तो याद रख लीजिए दोस्तों, वो वर्ष है 2010 ईस्वी, जिसमें इस साल भारत में बाघ वर्ष घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो चूंकि बहुत बड़ा होता जा रहा है, इसलिए इसका सेकंड पार्ट जो अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर बहुत जल्द आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज भर इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। और जैसा कि हर बार हम कहते हैं कि आप कमेंट में, आप अगर इसमें कुछ जानकारी बढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट भी पब्लिश होता है, आपको दुनिया भर के लोग देखते हैं। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपने सपने को पूरा कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए। अगर कोई एक व्यक्ति भी आप में से सफल होता है तो मैं अपने को धन्य मानूंगा, अपनी सेवा को मैं पूर्ण मानूंगा। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।